हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पर एक वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या सीए सीएस कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक हो सकता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट रैपिड रिवीजन सीरीज़। इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे सकें एक बार, ताकि आप इस वीडियो को देखकर चले जाएं तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। यह वीडियो स्पेशली सीसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, तो आप सभी अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है, तो आइए हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यह डेफिनेशन सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। ठीक है, एक फॉर्मूले से समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एग्रीमेंट। एक्चुअली में एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, जब एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तो मिलकर एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, मतलब कि उसमें कंसिडरेशन देना। ऑफर मानने की, जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया, आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, तो आपने कहा यस बिल्कुल, तो ये हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। अब बात करते हैं पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लाइबल नहीं है। फर्स्ट है माइनर। माइनर जो है वो 18 ईयर से कम के होते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन जो लॉ की नज़र में डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं उसको कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड इंसॉल्वेंट पर्सन, जो दिवालिया मतलब जो कि दिवालिया हो चुके हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड एलियन एनिमी, ऐसे पर्सन जो एलियन एनिमी होता है, लाइक पाकिस्तान हमारा एलियन एनिमी कंट्री है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक कन्विक्ट अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट, ऐसा पर्सन जो कि जेल में रह रहा है, सजा काट रहा है और वो कन्विक्ट है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वॉइड। अबव द सिचुएशन ऑल एग्रीमेंट आर वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट की एक और तरीके से हम बता सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो हम एग्रीमेंट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बने ही बने। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉमिस की। प्रॉमिस होता क्या? ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। ठीक है, जब कोई हमें कोई ऑफर देता है, ठीक है, और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, प्रपोजल एंड ऑफर आर सेम थिंग। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एग्जाम में अगर वो आपको प्रपोजल पूछ ले, क्योंकि प्रपोजल और ऑफर दोनों एक ही चीज़ है। नाउ अब समझेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस माने कि गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। अगर हमें कोई ऑफर मिलता है और हम उसके लिए कोई कंसेंट देते हैं अपनी, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 लाख। ठीक है, बी एग्री टू बाय द कार फॉर 1 लाख, तो बी ने जो एक्ट करा ना वो एक्सेप्टेंस है। मतलब बी को एक ऑफर मिला कार का कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया वो, तो वो बन गया एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल रिलेटेड टू वैलिड एक्सेप्टेंस, कि एक एक्सेप्टेंस कब वैलिड माना जाएगा।
कि ऑफर में एक एक्सेप्टेंस को कब वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, जब वो एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो, मतलब कि वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही सामने वाला समझे, ऐसे नहीं कुछ भी गोल गोल घुमा घुमा के बात करे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि मैंने बोला कि मेरे को अपना घोड़ा बेचना है, ठीक है। अब सामने वाला बोले ठीक है मैं रेडी हूँ आपका काला घोड़ा खरीदने के लिए, तो यहाँ पे जो है ना एक्सेप्टेंस वो क्लियर नहीं है, वो मिसमैच हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ घोड़े की बात कर रही हूँ और उन्हें पार्टिकुलरली ब्लैक घोड़ा चाहिए। नेक्स्ट है मैनर इन विच एक्सेप्टेंस अस टू बी गिवन, ठीक है। एक्सेप्टेंस सेम मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए। मैंने बोला कि मुझे अपना घोड़ा बेचना, तो ठीक है वो बोले कि हाँ मेरे को तो मैं घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो यह हुआ सेम मैनर में, ठीक है। कम्युनिकेशन, है ना, किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। अब मैं खुद में ही सोच के बैठ जाऊँ कि मुझे अपना घोड़ा बेचना है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। उसके लिए एक्सेप्टेंस तभी तो मिलेगी जब मैं इस ऑफर को किसी से कम्युनिकेट करूँगी, है ना। नेक्स्ट स्टेप है वोम टू वोम, जिसके लिए बनाया और जिसने बनाया, दोनों को ये सब क्लियर होना चाहिए और इनकी सहमति से होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम लिमिट, ठीक है। टाइम लिमिट से मतलब है कि ना टाइम लिमिट जो है वो दो तरह की होती है। पहला प्रेस्क्राइब नेचर में, ठीक है, एंड सेकेंड है एक रीजनेबल टाइम। ठीक है। प्रेस्क्राइब मीन्स कि मतलब पहले से उस एक्सेप्टेंस की एक डेट दी हुई है कि लाइक मैंने तुमको बोला कि तुम्हें कल तक मेरा घोड़ा खरीदना है, तो मैंने एक ना वैलिड मतलब अपनी डेट प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आपको ना कल तक मेरा घोड़ा खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट एक रीजनेबल टाइम, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ होती है, ठीक है। अब हम जैसे जोमेटो से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब हमने वो आज ऑर्डर करा, वो हमको कल ला के दे रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड होगा। नेक्स्ट स्टेप बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट या इसेंशियल ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसे कि एक ऑफर होना चाहिए और फिर उस पर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, है ना, तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड है एक लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑफ़र दिया, वही घोड़े वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, कि मैंने बोला कि मैं अपना घोड़ा 1,00,000 रुपये में बेचूंगी, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है मैं 1,00,000 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, है ना। अब इसके लिए लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगा, अमाउंट, है ना, कि मैं इतने में ख़रीदूँगा। अब तुम बोल दो कि नहीं, कि मैं तुम्हारा घोड़ा ख़रीद लूँगा, तुम बदले में कार ले लो, साइकिल ले लो, ये एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझते हैं कि जो कंसेंट है ना वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी जोर जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। और पार्टी के बीच में जो रिलेशन है ना वो लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो लीगल कैपेबल हो, जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स करा सके, ये नहीं कि कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, है ना। और नेक्स्ट है एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको हम परफॉर्म कर सके, ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बात करेंगे हम कंसिडरेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंसिडरेशन जो सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है, एज एन एक्ट ऑफ वन पार्टी और द प्रॉमिस देयर ऑफ इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर अस बॉट, ठीक है। इसमें एक पार्टी जो है ना, इसमें क्या हाईलाइट हो क्या रहा है, प्राइस, ठीक है। मतलब जब हम एक पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या एग्रीमेंट करेंगे, तो वो बदले में हमें कोई अमाउंट देगा, प्राइस, ठीक है। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बिना कंसेंट के भी वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन
2(5) क्लोज 1 में डिफाइन किया गया है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। फॉर एग्जाम्पल किसी, है ना, कोई हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को, मतलब अपनी एनिवर्सरी पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डायमंड रिंग देता है, ठीक है। अब वो उसके लिए उससे कंसिडरेशन तो नहीं मांगेगा कि मैंने तुम्हें रिंग दिया तो बदले में तुम मुझे पैसे दो, नहीं मानेगा ना। तो जो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आता है वो सब बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं, ठीक है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस सेक्शन 2(5) क्लोज 2 में बताया गया है, ठीक है। मतलब अगर हम कोई अपनी सर्विस अपनी इच्छा से कोई काम करते तो हम उसके लिए कंपनसेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे इट टाइम बाय डेब्ट, है ना। टाइम डेब्ट जो भी कर्ज वगैरह है उसको चुकाने के लिए, है ना, कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि किसी के पास हमारा उधार है, हम उसको बोल दिया कि ठीक है यार हम तेरे को दे देंगे, है ना, इतनी तारीख को दे देंगे। नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी आपका सेकंड सेम में इम्पोर्टेंट है ना। एजेंसी फॉर्म करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए भी किसी की कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जैसा कि अभी ऊपर बताया ही था, कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसमें तो कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री कंसेंट की, ठीक है। फ्री कंसेंट होता क्या है, ठीक है। 2 or more person said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, where there is no consent at all, the void ab initio, ठीक है। तो जैसे 2 पर्सन के बीच कोई एग्रीमेंट होता है तो वो सेम थिंग इन द सेम सेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सेम थिंग इन द सेम सेंस में, ठीक है। जहाँ पे सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होगी और कोई कंसेंट नहीं होगी तो ऐसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होंगे। वॉइड एब इनिशियो माने वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। आइए अब देखते हैं कि कंसेंट कब फ्री नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोअर्जन, जब कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कोअर्जन में कराया गया हो, मतलब कि किसी दबाव में हमने कोई एग्रीमेंट करा हो। लाइक किसी ने हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हमसे साइन करा लिए, किसी ने हमारी सर पे गन रखी और बोला कि इस प्रॉपर्टी पे साइन करो नहीं तो तुम जान से जाओगे, और हमने उस पर साइन कर दिए तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई सुपीरियर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को टॉर्चर करके कुछ भी उसको, है ना, डरा धमका के किसी भी तरीके से वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो भी फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। और फ्रॉड, जो धोखाधड़ी से करा गया हो वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, बताया कुछ और हुआ कुछ, ठीक है। और मिस्टेक, मतलब कि कुछ उसमें मिस्टेक रह गई थी और वो गलती से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी फ्री, एक कॉन्ट्रैक्ट तब फ्री माना जाएगा इफ इट इज़ नॉट काउज्ड बाय द अबव, जब उनमें से इन पांचों में से कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होगा तब वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी, ठीक है। जिसमें भी अगर कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आ गया ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट की। वेजरिंग का मतलब तो आप सभी को बताएगा सट्टेबाजी, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन विच वन पर्सन एग्री टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। फर्स्टली एक बात याद रखना, वेजरिंग एग्रीमेंट जितने भी होंगे वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएंगे क्योंकि उनको हम एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, है ना। वेजरिंग एग्रीमेंट लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, और हम इस पर सट्टा लगा रहे हैं कि नहीं इतने पैसे में इंडिया ही जीतेगी, तो वो क्या है? रॉन्ग है, वॉइड एग्रीमेंट है, उसको कोई एनफोर्स नहीं करा सकता है। नेक्स्ट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन something if some event collateral to such contract does
और डज नॉट हैपन, इट इज़ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ना वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो फ्यूचर पे बेस होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर आज बारिश होगी तो ए बी को 500 रुपये देगा, तो ये हुआ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्स ने जेड से कहा कि वह अपनी गाड़ी 40,000 रुपये में बेच देगा अगर वह फ्यूचर में नहीं ले लेगा। तो अब इसमें कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई कि एक्स अपनी गाड़ी 40,000 में तभी बेचेगा जब वो फ्यूचर में नई गाड़ी ले लेगा। अब पता नहीं वो फ्यूचर में गाड़ी ले भी या ना भी ले, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं और वो फ्यूचर पे बेस होता है। अब बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। व्हेन वन पर्सन हैज डन समथिंग फॉर अनदर और पेड मनी ऑन his behalf to third party, then the court comes forward on the ground of equity saying that person receiving the benefit must take compensation to the other, otherwise he would become rich on the expenses of the other। इसमें कहा गया है कि जब एक पर्सन कुछ करेगा दूसरी पार्टी के लिए, उसके बिहाफ पे काम करेगा, है ना, थर्ड पार्टी, जैसे दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और उसमें सेकंड पर्सन की जगह थर्ड पर्सन अपना काम कर रहा है ना, अपनी उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब पैसे दे रहा है, तो ये सब जो होता है ना वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अब देख सकते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फीचर, इट इज राइट ए सम ऑफ मनी, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो मनी की बात होगी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, द राइट इज इम्पोज बाय लॉ, जो राइट है ना वो लॉ से रिलेटेड होगा, इम्पोज होगा। द राइट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन, जो राइट है ना वो अवेलेबल होगा सिर्फ एक पर्सन के, पार्टिकुलर पर्सन के। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बी के अगेंस्ट उसको राइट मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें विच कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, है ना। वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी। मतलब जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डरा धमका के, ठीक है, तो बाद में अगर वो पार्टी चाहे ना तो अपनी कंसेंट दे के उसको वैलिड भी करा सकती है, ठीक है, और वॉइड भी करा सकती है। मतलब कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो किसी एक पार्टी की इच्छा पे या तो वैलिड हो जाता है या वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है, डज नॉट गिव राइज टू एनी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। वॉइड एग्रीमेंट में जो है ना कोई भी म्यूचुअल राइट अराइज नहीं होता है, ना ही कोई ऑब्लिगेशन होता है पार्टियों के बीच में। ठीक है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको या तो वैलिड करा ले या वॉइड करा ले। थर्ड है वॉइड ab initio। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ना वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं ना वो वॉइड ab initio होता है, मतलब कि वो शुरू से ही वॉइड होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड अनलेस द पार्टी एट द whose ऑप्शन इट इज वॉइडेबल रेपुटेटेड इट्स, है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि या तो उसको वैलिड करा ले या वॉइड करा ले। फोर्थ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होते हैं वो अनलॉफुल होते हैं, तो इसीलिए वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसमें जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती, इसीलिए उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि वो किसी एक पार्टी की इच्छा पे या तो उसको वॉइड करा ले या वैलिड करा ले। आई होप दोस्तों आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर
सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।